वेलकम टू एसके टीचिंग सेंटर। आज मैं फिर आपको उस दिन मैं आपको बताया था फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, इसके कितने भाग हैं, ऑर्गेनिक कितने भाग हैं, इनऑर्गेनिक कितने भाग हैं, तो वो सब कंप्लीट हो चुका था। अब मैं फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर यहाँ पर सॉल्यूशन, मैं बोला था कि सॉल्यूशन चालू करूँगा, तो सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्यूशन क्या है, बनावट के आधार पर इसको कितनी भागों में बांटा गया है। तो आइए, विलियन सॉल्यूशन अर्थात विलियन यानी दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, यानी कि समांगी मिश्रण यानी कि यहाँ समान रहना चाहिए, मिश्रण जो मेरा समान रहना चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, विलियन। दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। तो समांगी मिश्रण ये हुआ और विसमांगी मिश्रण ये हुआ। इसको पहचान करने के लिए हम दो फिगर बन लेते हैं। पहला फिगर फर्स्ट, फिगर सेकेंड। तो फिगर फर्स्ट में हम विलियन लेते हैं, जैसे कि चीनी और पानी। तो चीनी और पानी लेते हैं, तो ये देखिए, ये क्या हुआ आपका वाटर, और आपका ये क्या हुआ शुगर। वाटर हो गया ये और शुगर हो गया ये। तो ये देखिए, यहाँ पर आप लोग को शुगर यहाँ दिखाई दे रहा होगा। ये शुगर पूरी तरह से घुला नहीं है, ये शुगर पूरी तरह से घुला नहीं है, जिसके कारण इसको हम जो है विसमांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण किसके कहेंगे कि जैसे ये यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर है वाटर और यहाँ पर शुगर, तो ये देखिए समान मिश्रण है दोनों का। ये देखिए, पता चल रहा है आप लोगों को, कुछ नहीं ना। तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन यानी विलियन, समांगी मिश्रण। ये दोनों, इसे हम क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण। इसे हम समांगी मिश्रण कहेंगे और ये हम विसमांगी मिश्रण कहेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए आपका जो है ये चीनी जो है हमको दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हो गया विसमांगी मिश्रण, और ये क्या हो गया समांगी मिश्रण। अब यहाँ देखिए, विलियन के प्रकार, पदार्थों की संख्या के आधार पर विलियन को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3। कौन कौन सा भागों में बांटा गया है, द्विधारी, त्रिअंशी और चतुर्थअंशी। पदार्थों की संख्या के आधार पर, यानी पदार्थ, कोई पदार्थ जैसे कि हम लेते हैं वाटर ले लेंगे, जैसे शुगर ले लेंगे, जैसे रसना ले लेंगे, 3 पदार्थ हुआ। तो पदार्थों की संख्या, यानी यहाँ 3 पदार्थ हुआ, 2 पदार्थ हुआ, जैसे कि चीनी हो गया, पानी हो गया, तो यहाँ 2 पदार्थ हुआ और वहाँ 3 पदार्थ हुआ। तो द्विधारी, त्रिअंशी और चतुर्थअंशी। तो द्विधारी विलियन, अब आइए यहाँ पर द्विधारी विलियन, वैसा विलियन जिसमें केवल 2 पदार्थ उपस्थित होता है। मैंने क्या बोला आपको, जिसमें 2 पदार्थ उपस्थित होगा, जैसे कि चीनी और पानी, उसे क्या कहेंगे, द्विधारी। अब त्रिअंशी, वैसा विलियन जिसमें 3 पदार्थ उपस्थित होता है, जैसे चीनी, पानी और रसना, तो 3 पदार्थ हो गया। उसी प्रकार हम ये नेक्स्ट में चलेंगे, चतुर्थअंशी विलियन, वैसा विलियन जिसमें 4 पदार्थ उपस्थित होता है, 4 पदार्थ यहाँ पर उपस्थित हो जाता है। अब आइए यहाँ पर सॉल्यूशन, और ये डिफिनेशन जो है सॉल्यूशन का, मैं आपको यहाँ 2 टुकड़े में है। कौन कौन, एक सोल्यूट और एक सोल्वेंट। सबसे पहले सॉल्यूशन का 2 भाग होता है। कौन कौन सा, एक सोल्यूट और दूसरा सोल्वेंट। सोल्यूट SOLUTE सोल्यूट, और SOLVENT सोल्वेंट, यानी सोल्यूट और सोल्वेंट मिलकर विलियन बनता है। सोल्यूट और सोल्वेंट मिलकर विलियन बनता है। तो सोल्यूट, यहाँ पर ये हो गया 6, ये हो गया 7। तो सोल्यूट जो है, सोल्यूट कोई भी विलियन में कम मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि इसका देखिए एक ट्रिक है कि कम अंक है यहाँ 6, और यहाँ सोल्वेंट यहाँ कम, ज़्यादा अंक है 7। तो सोल्यूट 6 अंक, सोल्वेंट 7 अंक। कोई विलियन में सोल्यूट जो है, कोई विलियन में सोल्यूट कम पाया जाएगा और सोल्वेंट ज़्यादा पाया जाता है। तो इस दोनों के मिश्रण को हम विलियन कहते हैं। तो आप यहाँ आइए, हम लोग सोल्यूट और सोल्वेंट के बारे में पढ़ रहे थे। सोल्यूट क्या है और सोल्वेंट क्या है, यानी विलेय और विलायक। विलेय वह पदार्थ जो विलायक, यहाँ मेन पॉइंट क्या है, विलायक में घुल जाता है, तथा जो विलियन में कम मात्रा में उपस्थित होता है। मैंने आपको बताया था कि सोल्यूट जो है कोई भी सॉल्यूशन में कम मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ मैंने दर्शा दिया है
कि वह पदार्थ जो विलायक में घुल जाता है तथा जो विलयन में कम मात्रा में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? सोल्यूट कहते हैं। सोल्यूट अर्थात विलयन कहते हैं। अब सॉल्वेंट। भैया सॉल्यूट अर्थात विलय बोलिए ना, हम काट देंगे। अच्छा ठीक है। सोल्यूट अर्थात विलय। अब आओ यहाँ सॉल्वेंट यानी कि विलायक। विलायक क्या है? वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को अपने अंदर, यानी वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को अपने अंदर घुला लेता है, दूसरे पदार्थ को अपने अंदर घुला लेता है तथा जिसकी मात्रा अधिक पाई जाती है, यानी कि जिसकी मात्रा जो है, मैंने बोला था कि जिसकी मात्रा अधिक पाया जाता है, यानी कि इसकी संख्या क्या था? 7 और सोल्यूट का संख्या क्या कितने था? 6। तो सॉल्वेंट का संख्या 7 था, इस कारण से हम यहाँ लिख दिया हम कि जिसकी मात्रा अधिक पाई जाती है तो उसे सॉल्वेंट कहते हैं। अब यहाँ इसके आधार पर, यानी कि विलय के आधार पर सॉल्यूशन को 3 भागों में बांटा गया है। विलय का जो ये इसका जो आधार है इसको 3 भागों में बांटा गया है। मैंने सोल्यूट के आधार पर 3 विलयन को, सॉल्यूशन को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला कौन सा हो गया? असंतृप्त। दूसरा कौन सा हो गया? संतृप्त। और तीसरा कौन सा हो गया? अति संतृप्त। तो अब यहाँ असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं? वैसा विलयन जिसमें कमरे के ताप पर सोल्यूट की और अधिक मात्रा घुलाई जाती है, यानी कि वैसा विलयन जो कमरे के ताप पर, मतलब क्या समझा? नॉर्मल, जैसे कि चीनी पानी को हम नॉर्मल घोल रहे हैं तो वो हो गया कमरे के ताप पर। तो वैसा विलयन जिसमें कमरे के ताप पर सोल्यूट की और अधिक मात्रा घुलाई जाती है, और अधिक मात्रा, एक मिनट काट देना ठीक है। वैसा विलयन जिसमें कमरे के ताप पर सोल्यूट की और अधिक मात्रा घुलाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं? और संतृप्त विलयन, यानी कि नॉर्मल उसको और हम घुला सकते हैं तो वो क्या हो गया? और संतृप्त विलयन। अब संतृप्त विलयन वैसा विलयन जिसमें कमरे के ताप पर सोल्यूट की अधिक मात्रा नहीं घुला जा सकती, यानी कि अब उसको यदि हम नॉर्मल घोलेंगे, जैसे चीनी पानी को हम यदि नॉर्मल मिला रहे हैं सॉल्यूशन में तो वो अब किसी भी हालत में नहीं घुलेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? और संतृप्त विलयन। अब आइए संतृप्त, अब आइए अति संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? चलो अब आइए यहाँ पर अति संतृप्त विलयन, यानी कि तीसरा वैसा विलयन जिसमें किसी भी ताप पर सोल्यूट की और अधिक मात्रा नहीं घुलाई जा सकती। वैसा विलयन जैसे किसी भी ताप पर, कोई भी ताप, कितना भी उसको गर्म कर दो, चाहे रूम टेम्परेचर, कोई भी ताप पर जो है अधिक मात्रा नहीं घुलाई जा सकती है तो उसे क्या कहते हैं? कि अति संतृप्त विलयन। फिगर बनाइए आप लोग, यहाँ देखिए फिगर बना दिए। दो यानी कि 3 बर्तन लिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसमें भी लिए चीनी पानी, इसमें भी चीनी पानी और इसमें भी चीनी पानी। अब विलयन बनाने हम लोग चलते हैं एट रूम टेम्परेचर, यानी कि ये आपका हो गया संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन का क्या परिभाषा था? वैसा विलयन जिसमें कमरे के ताप पर विलयन को घुलाया जा सकते हैं तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे कि ये देखिए, बर्तन लिए, यहाँ चीनी लिए, यहाँ पानी लिए, इसमें दोनों को मिलाए तो नॉर्मल सा है, शुगर दिए यहाँ पर नॉर्मल मिला दिए। अब आइए वैसा विलयन जिसमें कमरे के ताप पर सोल्यूट की अधिक मात्रा नहीं घुलाया, जैसे कि यहाँ की शुगर लिए, इसमें चीनी दे रहे हैं, इसमें चीनी दे रहे हैं, लेकिन वो गल नहीं रहा है, यहाँ दे रहे हैं लेकिन वो चीनी गल नहीं रहा है तो वो क्या हो गया? आपका संतृप्त विलयन। अब आइए अति संतृप्त विलयन, वैसा विलयन जिसमें किसी भी ताप पर सोल्यूट की और अधिक मात्रा नहीं घुलाई जा सकती है। जैसे कि हम इसमें चीनी लिए, पानी लिए, इसमें चीनी दे रहे हैं, इसमें चीनी दे रहे हैं, चीनी नहीं घुल रहा है तो इसको गर्म किया। जब गर्म किया हम तो ये देख रहे हैं कि गर्म करने पर भी जो है ये नहीं घुल रहा है, तो फिर बहुत गर्म कर रहे हैं फिर भी ये नहीं घुल रहा है तो ये क्या हो गया? अति संतृप्त विलयन। यानी वैसा विलयन जिसमें किसी भी ताप पर, कोई भी ताप, जैसे कमरे के ताप हुआ, अच्छा इसको हम गर्म किए, किसी भी ताप पर सोल्यूट की और अधिक मात्रा नहीं घुलाया जा सकती है तो उसे हम क्या कहते हैं? अति संतृप्त विलयन। अब आइए सांद्रण, यानी कंस्ट्रक्शन, इसके इंग्लिश होता है सांद्रण। विलय की मात्रा तथा विलायक की मात्रा के अनुपात को सांद्रण कहते हैं।
विलेय की मात्रा तथा विलायक की मात्रा के अनुपात को क्या कहते हैं? सांद्रण। तो सांद्रण बराबर हम लिख सकते हैं एक सूत्र यहाँ पर कि विलेय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा। सांद्रण इक्वल टू क्या होगा? सांद्रण इक्वल टू विलेय की मात्रा इक्वल टू विलायक की मात्रा। अब यहाँ पर देखिए सांद्रण, इसका तो डिफिनेशन हो गया। अब इसका मापन, कोई भी चीज़ का मैंने अभी आपको बताया कि सॉल्यूशन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इसको कितने भागों में बांटा गया है, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, इसे बता दिया। अब मैं कंस्ट्रक्शन के बारे में बता दिया। इसका मापन, जैसे इसे मापने के लिए हमारे पास निम्नलिखित सांद्रण मात्रक है। हमारे पास जो है निम्नलिखित, यानी कि ये सब जो है हमारे पास मापक है। पहला कौन सा हो गया? मोलरिटी। पहला कौन सा हो गया? मोलरिटी। इसको डिनोटेड कैसे करेंगे? बड़ी एम से। बड़ी एम जहां लिख देंगे वहां पर हम मोलरिटी। दूसरा आ गया मोललिटी। दूसरा कौन सा है? मोललिटी। इसको डिनोटेड कैसे करेंगे? छोटी एम से। तीसरा कौन सा हो गया? मोल फ्रैक्शन। इसको डिनोटेड कैसे करेंगे? एक्स से। मोल फ्रैक्शन डिनोटेड बाय एक्स, यानी इसको एक्स से डिनोटेड करेंगे। चौथा हो गया नॉर्मलिटी, इसको एन से डिनोटेड करेंगे। पांचवा हो गया ग्राम पर लीटर, यानी विलेय जो है ग्राम में भी हो सकता है और विलायक जो है लीटर में भी हो सकता है। अब ये हो गया। छठा हो गया परसेंटेज वेट बटे वेट, यानी कि एक परसेंटेज में देगा, दोनों का वेट देगा, विलेय का वेट देगा और विलायक का वेट देगा। सातवां हो गया परसेंटेज वॉल्यूम बटे वॉल्यूम, नहीं कि आयतन, कोई भी चीज का आयतन, 5 लीटर 10 लीटर 20 लीटर, ये क्या आपका आयतन, ये कोई भी बर्तन हो गया। तो उसी तरह यहाँ परसेंटेज वेट बटे वेट। आठवां हो गया परसेंटेज वेट बटे वॉल्यूम। नौवां हो गया ppm, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। नौवां कौन सा हो गया? पार्ट्स पर मिलियन। अब आइए दूसरा टॉपिक, मोल। मोल क्या है? 6.023 गुना 10 टू द पावर 30, 6.023 गुना 10 टू द पावर 23 कणों के संग्रह को, यानी कि इतना कण के संग्रह को, इतना कण यदि संग्रह हो जाएगा, इस सबको संग्रह कर लेंगे तब क्या कहेंगे? एक मोल, यानी कि एक मोल। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 6.022 गुना 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स, मतलब यहाँ लिख लीजिए कण। पार्टिकल्स मतलब कण, इतना पार्टिकल्स मतलब कण के संग्रह को मोल कहते हैं। तो इतना पार्टिकल 1 मोल। अब इसको 2 मोल, यानी कि इसको 2 गुना 6 गुना 2 तो 12 हो गया। तो 12.044 गुना 10 टू द पावर 23 कण को क्या कह देंगे? 2 मोल। उसी प्रकार ये चलते रहेंगे। अब यहाँ ये 3.011 गुना 10 टू द पावर 23 कण को क्या कहते हैं? 1/2, यानी कि 1 का 2 भाग। तो 3.011 गुना 10 टू द पावर 23 कण को 1/2 मोल कहेंगे। अब मोल बराबर क्या होगा? दिए गए कणों की संख्या, यानी कि कितना कण है यहाँ, ये कण दिया गया है, दिए गए कणों की संख्या बटे 6.022 गुना 10 टू द पावर 23, यानी दिए गए कणों की संख्या, जितना कण हमको देगा, जैसे कि 1 दे दिया, 3 2 दे दिया, 3 दे दिया, उसको बटे इसको हम अभी प्रूव करते हैं कि 6.023 गुना 10 टू द पावर 23 कण इक्वल टू 1 मोल, यानी इतना बराबर 1 मोल। तो यहाँ देखिए, इसको प्रूव करने के लिए ये जो मान है इसको हम इधर ले आए, यानी कि ये इधर ले आए तो ये हो गया बटा में, तो इधर कितना बच गया? 1 कण, सिर्फ कण बच गया, 1 कण बच गया। तो 1 कण को क्या करेंगे कि 1 को भी जो आप इधर ले आएंगे, 1 को भी आप इधर 1 को भी इधर ले आएंगे, तो ये बटे में है ही, और 1 भी इधर आ गया, तो यहाँ क्या बच गया? x। तो x का मान हमको पूछ रहा है, तो यहाँ कुछ भी, जैसे कि x दिया हो या फिर 1 दिया हो, कुछ भी पूछे तो यहाँ पे कणों की संख्या, कोई भी कण की संख्या, x की जगह हम जो है कण की संख्या मान लेंगे, कोई भी कण की संख्या 1 मोल इक्वल टू x, यानी कि मोल की
कोई भी संख्या बटे 6.023 गुना 10 टू द पावर है 2, ये प्रूव हो गई। इसीलिए यहाँ मोल इक्वल टू कण की संख्या बटे 6.023 गुना 10 टू द पावर 23, ये हो गया मोल। और मोल का एक सेकेंड सूत्र भी होता है, कौन सा? दिया गया भार बटे मोलिकुलर वेट, यानी टोटल भार जितना दिया गया है, कोई भी अणु को जितना भार दिया गया है और उसका टोटल वेट, ये भी लिख सकते हैं मोल इक्वल टू दिया गया भार बटे मोलिकुलर वेट। अब आइए पहला क्या था? मोलरिटी यानी मोलरता किसे कहते हैं? 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित सोल्यूट के मोल की संख्या को मोलरिटी कहते हैं। 1 लीटर सॉल्यूशन में, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में कोई क्या उपस्थित हो? सोल्यूट उपस्थित हो। 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट उपस्थित हो, सोल्यूट के मोल की संख्या को, सोल्यूट उपस्थित हो वो मोल में हो, उसकी संख्या को क्या कहेंगे? मोलरिटी। जैसे यहाँ देखिए एग्जांपल के लिए 3 मोल और 7 लीटर विलियन, मोल होना चाहिए यहाँ 7 लीटर और 5 मोल, 20 लीटर और 9 मोल, क्या आना चाहिए? मोल। तो इक्वल टू विले के मोल की संख्या बटे विले का आयतन, यानी कि लीटर आयतन, यानी लीटर 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, विले जो लीटर में होना चाहिए और विलियन जो लीटर में होना चाहिए और विले जो वो मोल में होगा। तो यहाँ देखिए आप, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं मोल, ऐसे करके इसको हम लिख सकते हैं मोल यानी कि विले। जैसे इस तरह, जैसे कि विले की संख्या यहाँ है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं मोल, और यहाँ लिख सकते हैं विले। इसका ये तो इसका मतलब ये टोटल हो गया। इतना लिखने से फायदा हम ये लिख, तो यहाँ ये लिख दिए और इसका यहाँ जो है ये लिख दिए, ये दोनों को लिख दिए। उसका यहाँ अब आइएगा, मोल इक्वल टू क्या बताए थे? मोल इक्वल टू बताए थे दिया गया भार बटे मोलिकुलर वेट, ये बताए थे ना। तो दिया गया भार वेट ऑफ विलियन बटे अनुभार यानी कि मोलिकुलर वेट, यहाँ ये सूत्र लगाइएगा। ये इसके लिए ये सूत्र हो गया और इसके लिए जो है ये सूत्र हो गया, ठीक है। दोनों का सूत्र मिला लिया। इसके मोल इक्वल टू वेट ऑफ विलियन बटे अनुभार विलियन का, ठीक। और आयतन यानी कि आयतन विलियन का हो गया और नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है। तो बंद करो चले पर सवाल लगी कि बोलना है और सच में ऐसा क्या करेगा? जैसे विलायक का मोल अंश इक्वल टू, इसके लिए सूत्र क्या होगा? मोल ऑफ विलायक बटे मोल ऑफ विले प्लस मोल ऑफ विलायक, यानी विलायक का सूत्र पूछेगा, विलायक का सूत्र पूछेगा मोल अंश से, तो पहले विलायक को यहाँ रखेंगे बटे मोल ऑफ विले प्लस मोल ऑफ विलायक, ये हो गया आपका सूत्र। अब यहाँ ये देखिए, ये इसको देखिए, इसको नोट कीजिए, ये तीनों सूत्र को, इसको क्या पढ़ाएंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1। अब यहाँ देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इसको ऐसे लिख सकते हैं। जैसे हमको यदि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालना होगा तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना होगा तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ये हो गया 3 सूत्र, इससे निकल गया 3 सूत्र। और ये दोनों सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू 1, सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलाकर 1। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए। मोल अंश सांद्रण का एक रूप है, ये तो सही है, सांद्रण का रूप है। मोल अंश का कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ये जो है ये मोल अंश जो है वॉल्यूम ऑफ आयतन का समानुपाती वेट ऑफ टेम्परेचर, यानी ये जो समानुपाती होता है, यह ताप पर निर्भर नहीं करता है, ये ताप पर निर्भर, मोल अंश ताप पर निर्भर नहीं करता है। और मोल अंश की सीमा, इसकी सीमा जो है 0 से लेकर 1 तक रहता है। मोल अंश की सीमा जो है 0 से लेकर 1 तक रहता है। अब आए यहाँ नॉर्मलिटी। 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित
सोल्यूट के इक्विवेलेंट की संख्या को नॉर्मलिटी कहते हैं। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित सोल्यूट के इक्विवेलेंट की संख्या को क्या कहेंगे? नॉर्मलिटी। एग्जांपल देखिए, फिगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 इक्विवेलेंट है, 5 लीटर सॉल्यूशन है। लीटर में होना चाहिए, सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? लीटर में। 7 लीटर है, 5 इक्विवेलेंट है, 9 इक्विवेलेंट 20 लीटर। ये क्या होना चाहिए? लीटर में। और नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है? सोल्यूट के इक्विवेलेंट की संख्या, सोल्यूट के इक्विवेलेंट की संख्या बटे सॉल्यूशन का आयतन। सोल्यूट के इक्विवेलेंट की संख्या बटे सॉल्यूशन का आयतन। इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है? समान। इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है? समान में। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू सोल्यूट के इक्विवेलेंट की संख्या बटे सॉल्यूशन का आयतन। नॉर्मलिटी इक्वल टू, ये भी सूत्र हो सकता है, सोल्यूट के हिसाब से ये सूत्र होगा, सॉल्वेंट के हिसाब से ये सूत्र। सोल्यूट पे जो सूत्र आएंगे, सॉल्वेंट पे जो सूत्र आएंगे। n इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट बटे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट गुना 1 बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन इसमें किसमें होना चाहिए? लीटर में। किसमें होना चाहिए? यहाँ लीटर। बिलियन जो आपका लीटर में होगा। नॉर्मलिटी इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट बटे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट गुना 1000 बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ सॉल्यूशन यहाँ किसमें होगा? मिलीलीटर में। सॉल्यूशन यहाँ किसमें होगा? मिलीलीटर में। ये दोनों सूत्र आपका, ये सोल्यूट का हो गया और ये सॉल्वेंट का हो गया। ये जो है नॉर्मल सूत्र हो गया नॉर्मलिटी का। पदार्थ का मोल तथा कोई एक पदार्थ का क्या होना चाहिए? मोल। विलयन में उपस्थित किसी एक पदार्थ का मोल तथा कुल पदार्थ के मोल के रेशियो को, कुल पदार्थ का जो है टोटल पदार्थ का रेशियो को मोल अंश कहते हैं। और उसको कैसे डिनोट किया जाता है? इसको सूचित जो है अक्स के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ अक्स अगर हम लिख सकते हैं, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, यानी कि यहाँ पर ये हो सकता है मोल ऑफ सोल्यूट, यानी मोल ऑफ सोल्यूट बटे मोल ऑफ सॉल्यूशन प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि ऊपर सोल्यूट होगा, ऊपर यदि सोल्यूट होगा तो नीचे भी सोल्यूट और सॉल्वेंट यहाँ पर दोनों होगा। ये याद रखने वाली बात है। यदि ऊपर सोल्यूट हो तो यहाँ दोनों मिलाकर विलयन, बोले सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलाकर विलयन बनता है। तो मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। मोल फ्रैक्शन इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट बटे मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। ये दोनों हो सकता है निश्चित।